आफ्टरनून, मेरा नाम इति है और आज हम लोग आपकी यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके नेट सिलेबस में रहती है। देखिए, आपके जो नेट सिलेबस में आपका मैनेजमेंट का जो पेपर 17 वाला कोड है उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ यूनिट्स जो इकोनॉमिक्स के उस पे पर्सपेक्टिव से जाती हैं वो मैं कवर करूँगी। उसी सीरीज़ में जो हम यूनिट 4 डिस्कस करने वाले हैं उसका एक टॉपिक है, पूरी यूनिट 4 मेरे साथ नहीं जाएगी। यूनिट 4 का एक टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हम वही टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो बिना देर करे हुए हम लोग अपना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका जो टॉपिक है यही आपका एक जिस्ट बताता है, एक समरी बताता है कि आपको पढ़ना एक्चुअली में क्या है। देखिए, यहाँ पे उस दिन भी मैंने आपको समझाया था जब मैं नेशनल इनकम पढ़ा रही थी, कोई भी टॉपिक अगर आप खुद से समझना चाहते हैं तो आपको उसमें बाइफर्केशन करना पड़ेगा, यानी फाइनेंस और मैनेजमेंट। मतलब एक नॉर्मल इंसान की भाषा में समझें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जो कि आप अपने फाइनेंसेस मतलब अपने पैसे का जो मैनेजमेंट करते हैं। पैसा आपकी सिर्फ इनकम नहीं होती है, और भी चीज़ें आपकी फाइनेंसेस में आती हैं। जैसे कि अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है, आपको कहीं से सैलरी मिल रही है, हो सकता है आप पार्ट टाइम कुछ और भी काम कर रहे हो सकता है कि आपके जो अदर हाफ है यानी कि आपकी कोई वाइफ हस्बैंड जो भी है उनका कोई बिजनेस चल रहा हो, उनका कोई कार का शोरूम हो। ये सारी जो आपकी इनकम आ रही है किसी एक पर्टिकुलर सोर्स की बात नहीं होती, यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज की बात होती है। अगर वो मल्टीपल सोर्सेज से जो भी आपको इनकम जनरेट हो रही है वो लगभग आपके किस में आ जाती है, फाइनेंसेस। मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। और अगर हम उसी पैसे को मैनेज करें एक अच्छे तरीके से, मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उसको मैनेज करते हुए चले, तो वो आपका क्या बन जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, फाइनेंस मैंने आपको समझा दिया कि फाइनेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने आपको एक नॉर्मल बता दिया कि मैनेज करना मतलब, जैसे कि कभी आप देखते होंगे कि आपकी मदर भी कहती होंगी कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, घर को थोड़ा मैनेज करके रखना, घर को थोड़ा संभाल के रखना, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना, मैनेज करना, पूरा उनके देखभाल करना। ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो सारे हम सिनोनिम्स यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए, ये आपके क्या कहलाते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, अगर कोई मुझे देना चाहे तो वो दे सकता है। मैनेजमेंट आप लोगों का सब्जेक्ट भी है ना, तो आपने यूनिट 1 में मैनेजमेंट तो पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है मैनेजमेंट की, क्या डेफिनेशन होती है मैनेजमेंट की, एनी प्रायर नॉलेज, कुछ भी एग्जैक्ट डेफिनेशन। हाँ, एनी मतलब कुछ भी ऐसे पता हो कि मैनेजमेंट जो एक नॉर्मल भाषा में मैनेजमेंट क्या होता है, मुझे वो बता दो। कोई भी बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत ढेर सारी हम पॉलिसीज बनाते हैं, अकॉर्डिंगली उसमें हमको काम करना होता है, चीज़ों रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल करने के लिए। आप बताओ, प्लानिंग। अच्छा, आप बताओ। Management is an art and or science by which we do a work in a systematic manner in an organization. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैनेजमेंट इन्होंने बताया कि एक मैनेजमेंट एक तरीका होता है किसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से करने का। मतलब जब मैनेजमेंट में आपका सिस्टम जुड़ जाए, मतलब कोई सिस्टमैटिक तरीका जुड़ जाए, जब कोई सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने काम को अंजाम देते हो या फिर उसको फॉलो करते हो, मतलब क्या, एक प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को करते हो। जैसे कि अभी आपने प्लान किया है कि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोगे, मतलब कहीं ना कहीं आपने ये प्लान बहुत पहले बनाया होगा कि हाँ, मैं ग्रेजुएशन के बाद कौन सा मुझे कोर्स में जाना है मास्टर्स करने के लिए। मास्टर्स मैंने कर लिया तो मुझे उसमें कौन से ऑनर्स में जाना है, मतलब कौन सी ऐसी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है जिसके में क्या जिसको कहते हैं फोर्टे होना चाहिए मेरा जिस सब्जेक्ट में, मतलब क्या होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए मेरी उस सब्जेक्ट में। आपने वो सोचा होगा, फिर आपने अपने मास्टर्स का प्लान बनाया होगा, फिर आपने जब यूजीसी नेट का पेपर भरा होगा तो उसमें बहुत सारे पेपर कोड्स आए होंगे।
आपने उनमें से चूज किया होगा कि मैं कौन सा पेपर कोड भरूंगा या भरूंगी, जिसके साथ ही अगर मैं तैयारी करते हुए चलूं तो मेरी बैक नॉलेज भी मतलब यूज होती रहे और मैं कुछ नया भी सीख पाऊं। इससे क्या होता है, आपने एक प्लान बना लिया अपने फ्यूचर को अचीव करने के लिए। मतलब अगर आपका फ्यूचर आपको ये है कि आप प्रोफेसर बनोगे या फिर रिसर्च फेलो में जाओगे, फेलोशिप में जाओगे, तो आपने ये प्लान पहले से चॉक आउट कर लिया। इसी जो चॉक आउट का प्लान होता है, ये जो प्लानिंग आप करते हैं बचपन से या फिर अपने माइंड में जो आप अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या सिंबलाइज करती है, आपकी मैनेजमेंट। लेकिन हमने यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात करी है मैनेजमेंट की, लेकिन अगर हम एक कंपनी की बात करें कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैं वो भी समझा देती हूँ। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट आपका, आपने कहीं ना कहीं एक पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा, PODSCORB। ये क्या है, ये एक एक्रोनिम है पूरे मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए। क्या होता है, प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और क्या बताया, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रेगुलेटिंग, और आखिरी क्या है, बी से क्या होता है, व्हाट डज दिस बी स्टैंड फॉर? एनी आइडिया? मतलब ये सब तो बता दिया, मतलब बेसिक चीज रह गई है बी। बी ही आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफाइन करता है। गुड। बजटिंग। बजटिंग मतलब क्या भाई, बजट बनाना है किसका, अपने काम को अंजाम देने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर आपने कुछ भी बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, आप कुछ सोच रहे हो अपने लिए, कुछ करने का सोच रहे हो, तो आपको इनिशियल फेज में जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको ही आप बजटिंग कहते हो। मतलब आपके जो भी फाइनेंसेस हैं उनको एक प्रॉपर बजट में लाना कि मेरी यहाँ से इनकम आएगी और यहाँ से मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपने कभी बजट, जब आता है यूनियन बजट, आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है आपने बजट पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐसी हेडलाइंस तो देखी होंगी कि रुपया कहाँ से आया और रुपया कहाँ से गया। 1 रुपए में कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ, 1 रुपए में आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। मतलब ये 1 रुपए क्या शो करता है, मतलब 1 रुपए का ही आपका बजट नहीं है, लेकिन वो 1 रुपए शो करता है कि आपको यहाँ पे क्या सिंबलाइज हो रहा है, मतलब आपने क्या खर्चा किया है अपने बजट से। मतलब मान लीजिए आपका बजट कुछ 26,000 रुपए का है, मंथली आपका बजट निकल रहा है घर का, मान लीजिए आपने ये सोच लिया है कि ये ही मेरी फाइनेंस है, अब इसको मुझे मैनेज करना है, इसके लिए मुझे पहले से ही बजट बनाना पड़ेगा। मतलब क्या कि बच्चों की फीस देनी है, स्कूल की फीस देनी है, कॉलेज में अगर कोई है उसकी फीस देनी है, या फिर एग्जाम आ रहा है किसी का, वो मुझे फॉर्म भरना है, घर का बिजली पानी, ये सब जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये सब किसमें आता है, आपके बजटिंग का पार्ट होता है। ये सब आप इंडिविजुअल लेवल पे भी पढ़ते हो, जब आप अपने घर में देखते होगे कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको अपने घर पे दिखाई देती हैं। लेकिन यही पूरा जो पी और पॉडस्ट्रॉड, ये जो एक एक्रोनिम है, अगर आप इसको एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यही आपका बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? लिख लीजिए, लिख लिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ। मैं FM लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग,
डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अभी पहले लिख लीजिए, फिर एक एक वर्ड का हम लोग मतलब समझते हुए चलेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, procuring them and procuring them. It applies general management rules या प्रिंसिपल कह लीजिए। ये MNGT जो लिखा है ये मैनेजमेंट है, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज। It applies general management rules या principles to financial resources। लिख लीजिए। अब डेफिनेशन पढ़ते हुए चलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया था, ठीक है। यहाँ से नीचे से शुरू करते हुए चलते हैं। जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आपने जब मैनेजमेंट की क्लासेस अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में करी होंगी तो आपने मैनेजमेंट के स्तर पे यही एक चीज पढ़ी होगी, यही आपके चैप्टर्स बनते थे। अगर आपके पास वो आहूजा साहब की कोई मैनेजमेंट की बुक होगी तो आपने देखा होगा कि यही सारे एक पर्टिकुलर चैप्टर्स भी आपके बनते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि ये जो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, भाई मैनेजमेंट मतलब क्या कि किसी चीज को आप मैनेज करते हुए चलते हो, एक सिस्टम तरीके से लगाते हुए चलते हो कि आपका ऑफिस है, आपको पता है अपने ऑफिस में स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, उनको किस टाइम पे सैलरी उनकी देनी है, कौन सा टाइम उनके आने का होना चाहिए, उनके जाने का होना चाहिए, ड्रेस कोड क्या होनी चाहिए, उनके जो भी नाश्ते वगैरह का अगर आपने रखा हुआ है वहाँ पे उनका क्या बजट होना चाहिए कि वो मतलब काम भी करें और उनका ज़्यादा खर्चा भी ना हो, उनके जो भी वो क्या कहते हैं एक्सपेंसेस हैं, कैब वगैरह जो भी आप देते हो कंपनी से, वो भी आपको मैनेज करना है। मतलब ये क्या है, जो भी मैनेजमेंट के ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए लगाते हो, मतलब फाइनेंस को पढ़ने के लिए समझने के लिए लगाते हो, वो क्या कहलाता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे बात है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज मतलब क्या कि वो जगहें या वो सोर्सेज जहाँ से आप अपने पैसे को हासिल कर सकते हो, मतलब अपना पैसा ला सकते हो। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं भाई, एक इंडिविजुअल है, उसने सोचा कि मैं होम किचन, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, उसने सोचा कि मैं होम किचन एस्टैब्लिश करूंगा, वहां पे मैं क्या बेचूंगा, पिज्ज़ा बेचूंगा, समोसे बेचूंगा, और क्या हो सकता है, पास्ता बेचूंगा, कुछ ऐसा करके उसने अपना होम किचन एस्टैब्लिश किया है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि अभी वो अपना पूरा एक सेटअप जिसको कहते हैं एक कैफे वगैरह है, वो अभी सेटअप नहीं कर सकता, लेकिन अपनी स्किल्स को वो यूज करना चाहता है। उसे पता है कि अगर मैं अपने स्किल सेट का यूज करूंगा तो मैं आगे जाके जो मेरी फाइनेंस है उसको मैं क्या करूंगा, एक कैफे में तब्दील कर दूंगा। अभी वो अपना जो काम है वो छोटे लेवल से उसने स्टार्ट किया, मतलब करते 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 उसको जो भी एक्वायर किया उसने, मान लीजिए बहुत बड़ा सा उसने अमाउंट एक्वायर कर लिया। अब उसने क्या कहा कि अब मैं अपना कैफे खोलूंगा, ठीक।
एक इनकम से उसने दूसरी इनकम जनरेट करने का जुगाड़ निकाल लिया, मतलब रिसोर्स निकाल लिया। अब इस कैफे से हो सकता है वो चेन ऑफ कैफेज इस्टेब्लिश कर ले। देखा होगा फसोस की चेन आपने देखी होगी, जो एक फूड चेन है, मतलब वो जनरली रोल्स वगैरह सेल आउट करते हैं। फसोस इसी का एग्जाम्पल है। उन्होंने अपना शुरू किया था क्लाउड किचन से। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है खाने पीने का तो मैं बता दूं, फसोस की जो फूड चेन है, उन्होंने अपना होम किचन इस्टेब्लिश किया था क्लाउड किचन से, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना ये फूड चेन इस्टेब्लिश करी, पूरी कैफे चेन इस्टेब्लिश करी, और अब वो इंडिया की टॉप सेलिंग ब्रांड है। मतलब अब उसके क्या आने वाले हैं, उसके मार्केट में उसके शेयर्स लॉन्च होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। का करंट अफेयर्स की बात है, वो तो हम चलिए बाद में बता देंगे। मतलब क्या है कि एक रिसोर्स से आपने जब दूसरी इनकम जनरेट करने का जरिया निकाल लिया, उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। मतलब आपको पता है कि अभी मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा या करूंगी, फिर आगे जाके मुझे यहाँ से कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड प्रोक्योरिंग देम। ठीक, अब देखिए, आपका पैसा आपको मिल गया, मतलब आपको पता है कि आपके पास इतना लमसम पैसा है। मान लीजिए 10,000 रुपए आपकी पर मंथ इनकम आती है। इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं। अब क्या है, आपको पता है कि आपको उसको प्रोक्योर करना है, मतलब उसको संभाल के खर्चा करना है, क्योंकि आपकी क्या है, इनकम कम है, लेकिन क्या एक्सपेंडिचर आपके पास ज्यादा है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप अकेले रहते हो, पीजी का खर्चा होगा, रेंट वगैरह देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, खाने का टिफिन लगा होगा, फिर दोस्तों के साथ बाहर भी जाते होगे। ये सब क्या है, ये सब आपको अपने 10,000 रुपए वाली जो सैलरी है उसमें ही ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। मतलब ये यहाँ पे जो लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब यहाँ पे इस तरीके से आपको फंड्स का यूटिलाइजेशन करना है कि आपको ये भी ना लगे कि मैंने एंजॉय नहीं किया, लेकिन आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ ये भी हालत ना आए कि आप फकीर हो जाएं, फिर दोस्तों से उधारी लेके अपना काम करना पड़े। मतलब यूटिलाइजेशन तरीके से होना चाहिए, भिखारी भी नहीं बनना चाहिए, और एकदम एक्स्ट्रा वैगैंजा खर्चा भी आपको नहीं करना है। प्रोक्योरिंग मतलब बचा के उसको चलना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कमा रहे हो, कहीं और आपने खर्चा करने के लिए कमाया हो। ये सब आपका क्या दर्शाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल पे इसलिए समझाया है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे आप उसको रिलेट कर पाओगे, कंपनी से हो सकता हो रिलेट ना कर पाओ, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम कंपनी की ही बात करते हैं, क्योंकि कंपनी ही अगर अपने फाइनेंसेस बचा के नहीं चलेगी तो कैसी हो जाएगी, सहारा जैसी कंपनी हो जाएगी, वो डूब जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, लिख लिया। हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट बनती हैं, उसका एलिमेंट बनती हैं, उसके स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट्स बनती हैं। आपके क्वेश्चन में कंपोनेंट्स भी आ सकता है, एलिमेंट्स भी आ सकता है, या फिर हो सकता हो इंग्रेडिएंट पूछ ले, कुछ भी और पूछ ले। अगर ये सब आपको पता रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट्स, तीसरा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स,
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, फिर क्या हो सकता है आपका रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आप लोग चाहें तो पॉइंट वाइज भी इसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपका आ गया सेंट्रल बैंक, फिर आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक, ये आपके कुछ 8 कंपोनेंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए और सोचिए कि इसमें आपको पहले से क्या नॉलेज है। मैम एक चीज है, जो आरबीआई है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी में आएगा नहीं जरूरी नहीं है। क्या सेंट्रल क्योंकि तो सेबी भी आ जाएगा, सेबी है फाइनेंशियल मार्केट की बात की जा रही है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए आरबीआई है, सेंट्रल बैंक। ठीक, ठीक है। इरडा भी कहीं ना कहीं आ सकता है, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस में डील करते हो तो इरडा भी, ठीक है। लिख लिया? चलिए अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स का भी आ सकता है ना। डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स वो बैंकिंग में आएगा, उसको हम इंक्लूजन में ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए आपकी वो सर्विसेज आ जाएंगी जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह। नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज देखो, इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो वो फाइनेंस से अलग हो जाता है, मतलब वही होता है। लेकिन अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक का होल सोल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अगर कॉमर्शियल बैंक है तो वो कंज्यूमर को लेंड करेगा, वहां से जो भी उसको मिल रहा है वो लेगा, लेंडिंग और प्रोक्योरिंग उसका यही काम होता है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंक नहीं आता है, यहाँ पे एक कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा आ सकता है जो सिर्फ अपने फाइनेंसेस से ही डील करता है, वो चाहे इनसे रिलेटेड हो या फिर आउटसाइड। जरूरी नहीं है ना कि वो बैंक से ही लोन ले, मतलब पहली बात तो सेंट्रल बैंक से वो लोन लेगा नहीं, सेंट्रल बैंक लोन देती भी नहीं है। अगर कमर्शियल बैंक से अगर वो लोन लेता भी है तो भी फाइनेंशियल सर्विस उसको नहीं कहेंगे, वो सर्विसेज आप अलग बता रहे हो, वो बैंकिंग की अलग सर्विसेज होती हैं, ठीक है। उसको हम बैंकिंग सर्विसेज में कहते हैं, क्योंकि ई बैंकिंग है, क्या कहते हैं, और जो मोबाइल बैंकिंग है, ये सब अलग में आता है, ठीक है। उसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके जाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी वो सर्विसेज हो गई कि आपने अपना जो सोर्स है वो बना लिया है, अब आपको क्या करना है, दूसरों को उससे सर्विस देनी है। मतलब कि जैसे कि अब मैंने बना लिया कि मेरा ये सोर्स है, मैंने यहाँ से इतनी इनकम जनरेट करी है, अब मैंने क्या किया, ये सर्विस इस्टेब्लिश कर दी, इनको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, ये मेरे पास आएंगी, मैं इनको क्या कहूँगी कि हाँ मैं लोन देती हूँ, दूर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बस टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी बदल जाएंगी। जैसे वो होता है ना साहूकार, जो आपके प्राइवेट लेवल पे होते हैं, गांव लेवल पे होते हैं साहूकार, ये इसमें, हाँ ये इसमें आता है। रीजनल रूरल बैंक भी बेटा इसमें नहीं आएगा, वो बैंकिंग में आएगा। अगर हम देखो बैंक की बात करते हैं तो बैंक का पूरा सिस्टम ही अलग होता है। बैंक एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट माना जाता है, वो चाहे कमर्शियल हो या फिर आपका सेंट्रल बैंक हो। क्यों? क्योंकि जब वो नेशनलाइज हुआ था उसको रेगुलेट कौन करता है, आपका आरबीआई। लेकिन ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं कई हद तक ये क्या होती हैं, इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज अगर अच्छी हैं तो आप इसको रेगुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत छोटे लेवल की आप बात करो, जैसे कि आपने एक मूवी देखी है कि पता नहीं, उसमें जो स्कैम चलते हैं इन फाइनेंशियल सर्विसेज के, उसी मूवी के बारे में, चिट फंड वाला जैसे होता है, डबल हाँ, पैसा लगता है। चिट फंड वाली जो कंपनीज होती हैं इनकी यही फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। मतलब क्या है कि इनको पता है लोगों को ज़रूरत है, उन्होंने एक सिस्टम अपना खड़ा करके रख दिया है,
सरकार भी कितना ही देखेगी। हो सकता है वो वन डे जो कंपनीज होती हैं एक दिन एस्टैब्लिश हुई, ये भी हो सकता है कि कंपनी बहुत बड़ी हो, आपको लगे कि हाँ मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। इनकी क्या होती है, इनके ऐप्स भी चलते हैं। अगर आपने कभी प्ले स्टोर पे देखा होगा तो इनके ऐप्स भी चलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप या तो गेम खेल सकते हो या फिर उसमें क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपके ग्रोथ ऐप हो गया, नाम लेना नहीं चाहिए पर ग्रोथ ऐप हो गया, और भी एक ऐप होता है जिसको MU ऐप कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स। ये सारे क्या होते हैं, ये सब ऐप्स होते हैं। नो डाउट अच्छे ऐप्स हैं, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि कब रातों रात ये बंद हो जाए, आपका क्या करोगे, आप क्या करोगे। भाई आपने कभी इसका ऑफिस नहीं देखा होगा, है ना। प्ले स्टोर से आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया, जो भी रूल्स रेगुलेशन है आप उसमें छोटा छोटा लिख के आता है TNC, आप उसको बिना पढ़े उसमें चेक करके अप्लाई कर देते हो। उसके अंदर जो लिखा रहता है आप उसको कभी पढ़ते भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ते हो कि कौन टाइम वेस्ट करे। ये जो यही सब चीज़ें होती है ना, यही आपके फाइनेंशियल सर्विसेज में बाद में जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में यही होता है। लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव लेवल का पढ़ेंगे क्योंकि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो क्या छोड़ो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहां से आप अपना पैसा बोरो करते हो। मतलब कमर्शियल बैंक हो सकता है, प्राइवेट एंटिटीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, फॉरेन का भी हो सकता है, फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स भी हो सकते हैं। मतलब जो भी है इंडस्ट्रियल बैंक्स, मैं फिर कह दूं कि वो सिर्फ इंडस्ट्री के पर्पज से। अगर आपका मेन सेक्टर सिर्फ कंपनी में फाइनेंस बनाना है, मतलब आपका यही काम है कि पैसा बनाओ पैसा बांटो, पैसा बनाओ पैसा बांटो, तो वो आपको, जो इंडस्ट्रियल बैंक है वो भी आपको लोन नहीं देगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल बैंक लोन क्यों देता है, भाई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उनका कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, पैसे का ही प्रोडक्शन हो रहा है, पैसे का ही मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक। तो ये इंस्टीट्यूशंस हो गए, मतलब आपने बेसिक लेवल को स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से बोरो किया, ठीक। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक में अगर आप गए हो, क्यों सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट करता है, मैं ये भी बता दूं। नेक्स्ट पेज पे समझा रही हूँ। देखो RBI के दो काम होते हैं, मेन काम जो होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करना, ठीक, और एक फिस्कल होती है, ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। लेकिन पार्ट इसका भी होता है, ठीक, समझ रहे हो ना आप लोग। अब देखो भाई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स की खरीद, है ना, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बॉन्ड्स, और ये सब जो चीजें होती हैं ये सब किस में आती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के रेगुलेशन में आती है। मतलब क्या है कि अगर इनसे ही पैसा आपका मार्केट में ज्यादा हो रहा है तो RBI क्या करती है, इनको रेगुलेट कर लेती है। हो सकता हो वापस ले ले या हो सकता हो बेच दे। क्यों, अगर इसको रेगुलेट नहीं करेगी तो आपका क्या आ जाएगा, आपका इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन आ सकती है, ठीक। इसीलिए ये जो शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स हैं, ये किसका पार्ट बन जाएंगे, आपके फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट बन जाएंगे। इसीलिए ये पार्टली RBI के अंदर भी आता है, मतलब जो इसकी रूलिंग बॉडी है वो RBI भी होती है। मतलब कहीं अगर उन्होंने ये देखा कि आप फर्जी के बॉन्ड शेयर मार्केट में ला रहे हो, बेच रहे हो, आपकी कंपनी ऑथराइज नहीं है, बैकडोर से एंट्री कर रहे हो, ब्लैक मनी में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो आप पे शिकंजा कस लेता है, वो आपको डीलिमिट कर देता है, फिर मतलब जो भी उसके रूल्स वो सब होते हैं वो आपको बाहर कर देता है। मतलब क्या है कि अगर वो RBI की पॉलिसीज के साथ मैच नहीं हो रहा है आपका, ये सारी जो चीजें हैं, आप उसको मार्केट में नहीं ला सकते हो। बियर और बुल्स जो होते हैं, शेयर बुल्स और बियर, हाँ, नहीं
उनको मतलब उनके स्पेकुलेशन को मतलब बंद करने के लिए वो सेबी करता है, भी करते हैं। वो सेबी करता है, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज मतलब आप जो इसमें डील कर रहे हो वो रेगुलेट करने की जो ऑफिशियल अथॉरिटी है वो है तो सेबी, लेकिन पार्टली किसका भी पार्ट बनती है, आरबीआई का। मतलब जैसे होता है ना कि अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है, अगर वो आरबीआई नहीं सुन रहा है, जैसे आरबीआई का ऑम्बड्समैन होता है और सेबी का भी ऑम्बड्समैन होता है, मतलब आपने इनिशियल लेवल पे देखा कि धांधली हो रही है कहीं पे, ठीक है। मान लीजिए ग्रोथ ऐप में ही समझा देती हूँ, आपने देखा कि कहीं धांधली हो रही है, आपने आरबीआई को तुरंत एक ईमेल दे दिया कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। उधर से क्या आएगा, आप इसके वो जुगाड़िए, मतलब क्या होता है प्रूफ, हाँ प्रूफ जुगाड़िए। फिर मान लीजिए आपने प्रूफ वगैरह जुगाड़ दिया, अब वो केस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सेबी के पास ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई सिर्फ रेगुलेट कर सकता है, मैनेज और ये सब कौन करेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि एक्सचेंज कहाँ पे हो रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी सिक्योरिटीज का और शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है। आरबीआई सिर्फ देख सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में एक्शन किसको लेना पड़ेगा, आरबीआई सेबी को ही एक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया, सेंट्रल बैंक समझा दिया था, ये समझा दिया था, टिक लगाते चलते वरना गोल गोल नहीं समझते हैं, ठीक। अब आती है फाइनेंशियल मार्केट की बात। फाइनेंशियल मार्केट में आपको पता होगा दो तरीके का मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, मैम कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स और मैम शेयर डिबेंचर्स, और मनी मार्केट में, सोचो सोचो, आप भी सोचो, कैपिटल मार्केट पता हाँ आप भी सोचो। मनी मार्केट में बिल्स वगैरह जो होते हैं, एक प्राइम डिफरेंस होता है, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है और ये लॉन्ग टर्म में। मतलब अगर किसी को ऐसा वो चाहिए, एक ऐसा सोर्स चाहिए कि आपके लंबे समय तक आप उससे अपना पैसा जनरेट करते रहो, मतलब ये है आपने सोच लिया है कि अब मैं अपनी इस पड़ाव पे, जो भी आपका जीवन है उस पड़ाव पे मैं पहुंच चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जो दूसरी इनकम है वहां से मेरी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट या जो भी पैसा है वो आता रहे, तब वो अपना कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। अगर वो ऐसा ट्रेडर है या आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो कि आप सिर्फ मार्केट के कंडीशन को देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब कि अगर आपने देखा कि स्विगी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको कहते हैं, मार्केट भी में आपके में है ना मार्केट, यस मैम, तो वो जब मैं आपके में है मार्केट, ठीक है, तो जब मैं मार्केट पढ़ाऊंगी तो मैं इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिलहाल मैं अभी बता देती हूँ कि जब आपने देखा कि मार्केट अब आपकी स्ट्रांग होने वाली है किसी एक प्रोडक्ट की, मतलब किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट को आप फॉलो करते हैं, जैसे रिलायंस की हम बात कर लें, तो जब उनकी शादी वगैरह का सीजन था तो उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी, तब आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, और जैसे जैसे आपके रिटर्न्स आने लगे आप उसमें अपना पैसा विड्रॉ करने लगे। क्या हुआ, मार्केट कंडीशन के हिसाब से जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपका मनी मार्केट हो जाता है। बियर और बुल वाला मनी मार्केट में आएगा, दोनों में आएगा, दोनों में मनी मार्केट में ज्यादा रहता है। मनी मार्केट में ज़्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट के हिसाब से रहता है। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ठीक है। अच्छा, इसका भी एक अलग से टॉपिक है, वो मैं इन दोनों को साथ में पढ़ाऊंगी, ठीक है। जब मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगी। फिलहाल मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स ये बता देती हूँ, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं। आपके लिए ये होमवर्क होने वाला है कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आओगे और थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ के आओगे, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे पॉइंट बना लेना ऐसे लाइन वाइन खींच के, जैसे भी कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होती हैं और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये सब अपना थोड़ा थोड़ा सा जो एक दो लाइन में जो समझ में आ जाए वो अपना बना के रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, सेबी और इरडा। मैंने जब आरबीआई समझाया था तो मैंने बता दिया था, फिर भी मैं बता दूं, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये किस लिए बनते हैं कि जो भी आपकी मार्केट में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सही हो रही हैं,
इंश्योरेंस के उससे भी होता है, जैसे कि आपका ये जो LIC है, ये क्या है, आपकी LIC एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन पहले ये किसके अंडर आती थी, IRDA के अंडर आती थी। मतलब जो भी घपलेबाजी हुई अगर मान लीजिए, तो वो क्या हैंडल करेगा, IRDA। लेकिन क्या हुआ, LIC ने अपना पिछले वर्ष IPO लॉन्च किया था, मतलब अब LIC के भी शेयर्स मार्केट में फ्लोट होने लगे थे। अब क्योंकि LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन उसके शेयर्स भी मार्केट में आते हैं, तो मतलब कौन रूल करेगा, दोनों उसको रेगुलेट करते हुए चलेंगे। क्योंकि भाई आपके जो भी रूल्स हैं वो पहले तो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जाने चाहिए, मतलब इंश्योरेंस अथॉरिटी के साथ जाने चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने कहा कि मैं मैं इंश्योरेंस कंपनी बना रहा हूँ, एक साल बाद आपने कहा नहीं अब मैं मार्केट में शेयर्स लॉन्च कर दूँ। नहीं, पहले आपने बनाई है अगर इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको IRDA के रूल्स का जो भी उसकी टाइमलाइन है वो फॉलो करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप सेबी में अपने को रजिस्टर कर पाओगे। किस लिए, मार्केट में एक्सचेंज करने के लिए, क्या, अपने शेयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, क्या बचा है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्राइम डिफरेंस ये होता है अलग अलग। ये हमने लिखा इंस्टीट्यूशन और ये हमने लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंस्टीट्यूशन वो हो गए जहां से आपने पहले पैसा बोरो किया है, मतलब यहां से आपने अपना पैसा लिया है, मतलब क्या हुआ, इनकम हुआ है आपका पैसे का। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि अब आप यहां से अपना पैसा बाहर भेजोगे मतलब दूसरों को दोगे। कि जैसे मान लीजिए आपने, ये आप है, आपने एक कंपनी स्टैब्लिश करी है, कोई भी कंपनी, जैसे XYZ करके कोई कंपनी, जब अकाउंट्स वगैरह में पढ़ते थे तो देखा होगा, एक XYZ करके कंपनी आपने स्टैब्लिश करी, ये क्या है, ये आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक, अब ये लोन कैसे प्रोवाइड करेगी, इसके पास भी तो पहले होना चाहिए ना लोन प्रोवाइड करने के लिए। इसने क्या किया, इंस्टीट्यूशन से बोरो किया है, ठीक, सेटअप किया, मैनेज किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे रूल्स लगाए इस पे कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है। सरकारी जो भी कंपनीज है वहां से उन्होंने जितनी भी बॉन्ड्स वगैरह थे साइन करवाए, क्या कहते हैं, एग्रीमेंट वगैरह जो भी उनको करना था उन्होंने किया। अब ये कंपनी मार्केट में इस्टेब्लिश हो गई है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है, सब कुछ किया है कि घर चाहिए हमसे लोन लो, गाड़ी चाहिए हमसे लोन लो। मैं पहले ही बता दूं कि प्राइवेट भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपको लोन देते हैं, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स ही नहीं होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया भाई, लोन देने की इसने एडवर्टाइजमेंट चला दी। अब क्या होगा कि जो भी और इंडिविजुअल्स हैं, ये कुछ इंडिविजुअल्स आए, इन्होंने कहा हमें लोन की जरूरत है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न आपको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि हमें सही से लोन भी मिल जाए, हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव भी ना पड़े। और जो ट्रेंड चलता है कि कमर्शियल बैंक आपके पीछे एकदम लठ लेके पड़ जाती है कि अगर आपको वापस नहीं किया तो एकदम फ़ोन कर करके परेशान कर देंगे, इन्होंने ये सारे वादे किए हैं कि नहीं, अगर आप अपना इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो हम जब प्रिंसिपल अमाउंट की बात आएगी तो हम आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। भाई इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, किसका, पैसे को आगे जनरेट करने का, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्या बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। कल को भाई इन्होंने देना शुरू कर दिया, कल को 2-3 साल हो गए कंपनी को बने हुए, अच्छी गुडविल एस्टैब्लिश हो गई इस कंपनी की। अब इसने क्या किया, अपने नीचे 2-3 कंपनियां और खरीद ली। क्या किया इसने, 2-3 कंपनियां और खरीद ली, जिसको कहते हैं ना फ्रेंचाइज ले ली। मतलब या तो कोई और कंपनी है इसकी फ्रेंचाइज लेके अपना सेटअप कर ले, या तो ये किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले और कहे कि अब से ये कंपनी मेरे साथ पार्टनरशिप में है। जैसे कि हीरो होंडा पहले पार्टनरशिप में थी, लेकिन अब क्या हो गया है, हीरो अलग होंडा अलग। लेटेस्ट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है VI, मतलब वोडाफोन और आइडिया। ठीक है, ये फिर मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, जरूरी नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इसने बना के खड़ा कर दिया है कि अब मेरी जनरेशन या आने वाली जनरेशन को
ये जो मुझे मेहनत करनी पड़ी है ये इसको अब नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इसके जो भी रिलेटिव्स होंगे जो इस कंपनी से जुड़े होंगे उनको ये इनिशियल स्टेप की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने एक बैकग्राउंड, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक महल, जिसको कहते हैं ना महल, माँ बाप ने लाके खड़ा कर दिया है। अब तुम्हें क्या है, सिर्फ अपने कामों को पूरा करना है। अब तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे पास तो छत नहीं है, मेरे पास तो खाना नहीं है। मतलब उसने पूरा सेटअप तैयार कर दिया, अब आपको सिर्फ उसको आगे फॉरवर्ड करने के तरीके निकालने। ठीक, क्लियर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस? क्या बचा है अब इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हाँ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है? खत्म हो गया। अब भाई एक हुआ आपका पेमेंट और एक हो गया आपका सेटलमेंट। मतलब आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा किया है उसमें आपके जो भी वर्कर्स हैं, भाई कर्मचारी तो रखोगे ना, अकेले कितना काम करोगे? ठीक, आपने वर्कर्स रखे हैं, सीए रखा है, टाइपिंग वाला जो भी हिसाब किताब है, मतलब जो भी आपको लगता है आपने वहां पे कर्मचारी एम्प्लॉय किए। अब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो मतलब क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे होगे। खुद से स्टार्ट किया है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, सेटअप बन गया है। काम करने के लिए, दिमाग लगाने के लिए आपको मजदूर चाहिए। मजदूर मतलब जो मेंटली भी काम करें और फिजिकली भी काम करें। अब आपने इनको हायर किया, अब इसको क्या करोगे? मंथ के एंड में पेमेंट करोगे। सैलरीज, वेजेस, कल भी मैंने आपको समझाया था, वेजेस है तो पर मंथ, पर डे के बेसिस पे काम कर रहा है, सैलरी है तो पर मंथ। अब बात करते हैं सेटलमेंट की, कैसे सेटलमेंट होता है। भाई आपने किसी को लोन दिया है, ठीक, लोन में क्या आता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक, उस सामने वाले ने आपको इंटरेस्ट तो दिया लेकिन प्रिंसिपल अभी भी नहीं दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होगा, बहुत सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं। ठीक, अब इनकी मान लीजिए बहुत सारे इंडिविजुअल से लेन देन का सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, अच्छी कंपनी है, लेन देन इनका चलता रहता है। अब हर कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, हो सकता हो कुछ प्रिंसिपल भी दे दे, हो सकता हो कुछ इंटरेस्ट दे दे, हो सकता हो कुछ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों दे दे। मतलब क्या है, एक खाता खुला है किसी एक इंडिविजुअल का, जिसको कहते हैं ना खाता खोलना किसी दुकान में। होता क्या है, या तो मंथ के एंड में आप उस खाते को क्लोज कर देते हो। जैसे कि आपके कॉलेज में आपकी कैंटीन वगैरह होगी तो उसमें आपका एक अकाउंट चलता था, लड़कियों का पता नहीं, लेकिन लड़कों का एक कहते थे ना कि खाते में जोड़ लेना। तो ये जो खाता चलता है ना, जब ये खाता क्लोज करने का टाइम आता है, मतलब उस इंडिविजुअल ने प्रिंसिपल भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, और अगर कोई फाइन या कुछ भी ऐसा लगा था उसके ऊपर, मतलब जैसे कुछ मिस कर दिया था उसने, तो उसके ऊपर फाइन भी लगता है, तो उसने अपना पूरा पेमेंट कर दिया, तो इसका क्या हो गया? सेटलमेंट हो गया। मतलब अब यहाँ से कुछ भी बाकी नहीं है। अब अगर वो चाहे तो अपने आगे के लोन्स के साथ कंटिन्यू कर सकता है, नहीं चाहता है तो वो खाता क्लोज हो गया है, टाटा बाय बाय। मतलब अब इस इंसान के ऊपर उस कंपनी की कोई लेनदारी नहीं है, ना वाइस वर्सा है। ठीक है, पेमेंट और सेटलमेंट समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक, हो गया ना? फाइनेंशियल सर्विसेज भी मैंने बताई दी थी। यस मैम। सब ठीक है, लिख लिया है ना आप लोगों ने? एक एक दो दो पॉइंट लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, मैंने अभी समझाया है, रिपीट नहीं करूंगा। डेफिनेशन मैं नहीं लिखवाती हूँ, मैं समझाती हूँ। डेफिनेशन वैसे पूछी भी नहीं जाती है, लेकिन हो सकता हो आपसे एलिमेंट्स पूछ लिए जाए, तो एक एक दो दो पॉइंट अपने वर्ड्स में लिखिए। लिखिए, इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन कंपनी।
सब लोग लिख लें, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक रिवाइज करिए, जिनका हो गया वो रिवाइज करें पिछला। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, इस एलिमेंट्स के पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट होने वाला है आपका स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूछना है कुछ? अरे मैं इनसे कह रही हूँ। Financial services, financial infrastructure, financial instruments, financial markets, central bank, financial institutions, regulatory authorities, payment settlement system, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। हो गया? क्या छूट गया कुछ? 8 किया, ज्यादा बना लिया आपने? ज्यादा कैसे, मतलब जितना लिखा है उतना ही तो नोट किया होगा ना। अच्छा हाँ, अब किससे लिखें? लिखे नहीं लिखे, मुझे बड़ी मजा आती है। क्या था मैंने बताया था? स्कोप है क्या? सॉरी, नहीं कल क्यों करेंगे, अभी टाइम है ना। 1 घंटे की क्लास होती है ना आपकी, कभी कभी हम 2 घंटे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, हम 1 घंटे करेंगे, अभी टाइम है। हाँ, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इसकी कहाँ तक इसकी स्कोप जारी है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, मतलब आपने अगर कोई सेट टारगेट रखा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत हम कौन सी बातें अचीव कर सकते हैं। इससे पहला पॉइंट लिखिए, taking investment decisions, taking investment decisions, ठीक। इन्वेस्टमेंट्स आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो आप फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट करोगे या तो आप करंट असेट में इन्वेस्ट करोगे, ठीक। तब मैं ही कर दूँ, होमवर्क क्या होगा फिर? तब मैं समझा दूंगी तो आप लोग होमवर्क क्या करेंगे? पेटेंट हो गया, ये आपका होमवर्क है, क्लास में होमवर्क भी तो होना चाहिए। समझाऊंगी मैं, लेकिन मैं पहले बता दूं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप लोग लिख के आएंगे कॉपी में। और दूसरा क्या है? एनालाइज या एनालिसिस ऑफ, लिख तो लेने दो हमको, मतलब क्या, मतलब स्कूल वाली याद फीलिंग दे रहे हो। हट जाइए मैम। ऐसे बच्चे स्कूल में करते हैं, हटिए हटिए। एनालिसिस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ठीक है, देखिए।
ठीक, अब देखिए स्कोप की हमने बात करी, मैंने बताया कि आपने कुछ टारगेट फिक्स करके रखे हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर कोई कंपनी कर रही है तो यूजुअली उसके यही दो टारगेट्स होते हैं कि वो आखिर अचीव क्या करना चाहते हैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, या तो फिक्स्ड एसेट में या फिर करेंट एसेट में। क्या होता है ये आप लोग होमवर्क में लिख के आएंगे, मैं बस ये बता देती हूँ कि असेट वो चीजें होती हैं जो आपकी कंपनी में होने से आपकी गुडविल और आपकी एक क्या कहते हैं मार्केट में इमेज स्ट्रांग होती है। आप उसको कभी भी अगर सेल आउट करें, मतलब आपको लग रहा है कि अब कंपनी का दिवालिया निकल सकता है, तो असेट आपकी वो सारी चीजें होती हैं जिनको आप रीसेल करके कुछ भी प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपकी कंपनी को करने ही पड़ते हैं, भले ही आपकी कंपनी लॉस में जाए या फिर प्रॉफिट में जाए। एग्जाम्पल आपके सहारा का था, जब सहारा का दिवालिया निकल गया था, उनके जो अभी मैनेजमेंट हेड थे उनकी भी डेथ हो गई, तो अब कंपनी इस कगार पे आ गई है कि वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी नहीं देने का वो हो रहा है। तो अब क्या कर रही है सरकार, अब उनके जो फिक्स्ड और करंट एसेट्स हैं उनकी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, मतलब उनकी नीलामी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई तो इंसान होगा ना जो उनके एसेट्स को खरीद सकता है। अब यहाँ पे एसेट्स आपके कुर्सी मेज सोफा होते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे एसेट्स की बात करते हैं जिनसे आपकी कंपनी में कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन होता है या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग इनपुट आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती है लेकिन उसका एक अलग भी काम है, जैसे कि मान लीजिए हम गोदरेज का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं गोदरेज के आईपीओस मार्केट में आ गए हैं, आए थे पहले भी थे, ठीक है। अब क्या है भाई, मैंने बताया ना एक इंडिविजुअल की अनलिमिटेड डिजायर होती है और कंपनी तो कोई एंटिटी भी नहीं होती है। उसने क्या किया भाई, गोदरेज पहले फ्रिज अलमारी ताले ये सब बनाती थी, लेकिन उसने क्या कहा कि अब मुझे अपने क्या शेयर्स मार्केट में लॉन्च करने, फाइनेंशियल सर्विसेज वो दे रही है, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज या हो सकता है उसको डीलिस्ट कर दिया गया, मतलब वो अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में थी, उसको एनएसई ने डिलिस्ट कर दिया कि अब आपके शेयर मार्केट में यहाँ पे नहीं आएंगे, आप अपने ये शेयर्स वगैरह लेके वापस चले जाइए। तो कंपनी कहाँ आ गई, बैक टू स्क्वायर वन आ गई। अब हो क्या रहा था, एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि हो सकता है कंपनी ने जो भी अपना प्रोडक्शन था कुछ टाइम पीरियड के लिए बंद कर रखा था। क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि मैं तो अपने आईपीओ से, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के ही रेगुलेशन से पैसे अच्छे खासे कमा लेती हूँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, वो नहीं बता रही, ठीक है। अब हुआ क्या, कंपनी डिलिस्ट हो गई, प्रोडक्शन यहाँ पे है नहीं, कंपनी को फिर भी एक्सपेंडिचर अपना करना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी। वो जो कंपनी है वो सरकार को क्लेम तो दिखा सकती है कि हम दिवालिया हो गए, फिर सरकार क्या करेगी, इनके जो असेट्स हैं, मतलब इनके जो भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे इनकी बिल्डिंग ले सकती है, इनके जो भी प्रोडक्शन यूनिट थे, जो भी मशीनरी थी जिससे ये अपने ताले वगैरह बनाती थी, वो एक्वायर कर सकती है। फिर मान लीजिए इनके पास कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस में चीज़ें भी रखी थी जिसको अलमारी वगैरह आप कह सकते हो, कंपनी ने, मतलब सरकार ने, या जो भी ऑक्शन हो रही थी, जो भी कंपनी ऑक्शन कर रही थी उसने इसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। और फिर जो आप मार्केट में देखते हो ना कि कुछ रिफर्बिश्ड आइटम्स आपको मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे आइटम्स जो ये होते हैं वो ऑक्शन से ही खरीदे जाते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर सरकार को इससे अपना प्रॉफिट निकालना है, मतलब वो चाहती है कि वो अपना जो भी उसने अभी तक उनसे खर्चा लिया है वो अपना वापस एक्वायर करना चाहती है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स वो ऑक्शन में दे देगी। उसके बाद यही ऑक्शंस के प्रोडक्ट आपके मार्केट में किस टैग के अंदर आ जाएंगे, रिफर्बिश्ड आइटम्स, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो यूज भी हो चुके हैं, डेप्रिसिएशन भी उन पे लग चुका है, लेकिन अब क्या है वो मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, मतलब इनकी प्राइस बहुत ही कम होती है, जो प्राइस है इनकी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी सरकार इस उम्मीद में बेचती है कि कुछ नहीं से तो कुछ सही मिलना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो और आपने बैंक का कोई भी इंस्टॉलमेंट या जो भी है वो नहीं दिया, लोन पेमेंट नहीं कर पाए, तो जिस चीज के लिए आपने लोन लिया होता है बैंक आपसे वो
ले लेती है। मतलब अगर आपने कार के लिए लोन लिया है तो जो बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं वो आपकी कार उठा के ले जाते हैं। अगर आपने घर के लिए लोन लिया है तो आपके वो घर पूरा उठा के नहीं ले जाता, लेकिन घर का पेपर्स आपसे वो मांग लेते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप पे लीगल एक्शन लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आप पढ़ के आओगे, एनालिसिस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स। अब मैंने बताया कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा, जिसको कल मैंने आपको बताया था सरप्लस प्रॉफिट हुआ है। अब है क्या कि प्रॉफिट में से मैंने आपको कल बताया था कि वो अपने एक्सपेंडिचर को माइनस करेगा। मतलब क्या निकल के आएगी? आपकी डिस्पोजेबल इनकम निकल के आएगी। ठीक, अब क्या है, डिस्पोजेबल इनकम भी निकल के आ गई, लेकिन वो इतनी है कि आप, मतलब जैसे होता है ना कि चाहत से आपको ज्यादा ही मिल गया। मतलब आपने सोचा था कि मुझे तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट 2000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट का आपका प्रॉफिट है, ये क्या है? आपका सरप्लस रिटेन्ड प्रॉफिट। मतलब आपके पास अभी भी रखा हुआ जो प्रॉफिट है, अब आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे जरिए निकालने हैं कि ये प्रॉफिट सिर्फ फजूल खर्ची में ना यूज हो जाए। आपको इस प्रॉफिट से भी क्या निकालना है? फाइनेंशियल सोर्सेज निकालने हैं। मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट से आप दूसरा प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, इसकी एनालिसिस करने के लिए भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प लेते हो। ठीक है, क्या हो गया? देखो अपने वर्ड्स में देखो, रिटेन प्रॉफिट्स मतलब वो प्रॉफिट्स होते हैं जो आपको सरप्लस के साथ मिलते हैं। मतलब आपने खर्चे वगैरह सब माइनस कर दिए। ठीक, आपको अब क्या करना है कि आपको सोचा था कि 2000 मुझे मिलना है, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 5000। आपने खर्चे वर्चे निकाल के फिर भी आपके पास क्या बच रहे हैं? 4000 आपके पास अभी भी बच रहा है। अब उस 4000 को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो 4000 हमें आगे जाके भी 2000 का प्रॉफिट और दे। ये नहीं करना है कि हमें 4000 का प्रॉफिट मिल गया तो आओ चलो पार्टी करते हैं, ये नहीं करना है। मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों होती है? क्योंकि यूटिलाइजेशन हमें करना है किसका? रिसोर्सेज का या फिर प्रॉफिट का। अगर हम यही सब देखते हुए चलेंगे कि एक साल में हमें इतना प्रॉफिट हुआ, अब अगले साल हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ इसी प्रॉफिट से खाएंगे, तब तो फिर नेक्स्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर आपकी कंपनी का बट्टा बैठ जाएगा, कंपनी आपकी चल नहीं पाएगी। उस फ्यूचर को देखते हुए जो आप इस टाइम के प्रॉफिट का रिसोर्स में एलोकेशन करते हो, एनालाइज करते हो कि हम इसको कैसे यूज करें कि इसका प्रॉफिट डबल हो, ट्रिपल हो, उसी को कहते हैं एनालिसिस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स। क्लियर है? कुछ पूछना है? मैम एक क्वेश्चन था, जैसे ऑप्शन होती है आपने बोला, हम्म तो जैसे मैम बाकी चीजें तो हो जाएगी, जब फिक्स असेट्स में से बिल्डिंग है, हम्म। लैंड है, वो सारी चीजें, लेकिन पेटेंट और ट्रेडमार्क उसका क्या ऑप्शन होगा? उसका भी ऑप्शन हो सकता है, क्यों नहीं तो ऑप्शन? मैम उसको कौन से, मान लीजिए अब कोई कंपनी है जो, मतलब ऑप्शन तो तभी होगा जब वो दिवालिया हो जाएगी या उसकी मार्केट में मतलब गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर मैम कोई दूसरा उसके पेटेंट और ट्रेडमार्क को क्यों खरीदेगा? उसको ये रहेगा ना कि मेरी भी कहीं इनका मतलब खरीदने से मेरे बिजनेस पे, रेपुटेशन पे असर नहीं, ना पड़े। देखो मैं समझाती हूँ। जो आप पेटेंट और ट्रेडमार्क की बात कर रहे हो, जो आप पेटेंट और ट्रेडमार्क की बात कर रहे हो, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ठीक, पहले तो डिफरेंस समझो। डिफरेंस क्या होता है पेटेंट और ट्रेडमार्क में? मैम पेटेंट पे कॉपीराइट नहीं देते हैं, वो एकदम, मुझे नहीं पता, बोलो। ट्रेडमार्क किसी कोई जैसे ब्रांड होता है, उसके उसके लिए होता है कि मतलब आइडेंटिटी के लिए कि ये इनका ही है। और अच्छा। पेटेंट इसके लिए होता है कि फिर उसको कोई और नहीं दे कोई यूज नहीं कोई करता, यूज नहीं ले जैसे सकता। एप्पल का आईफोन का जो एप्पल का जो लोगो है, जिसमें बोल्ड में लगता है मार्क हाँ, कि ये प्योर है, तो वो ट्रेडमार्क में आ गया। अच्छा, ये जो ISI का मार्क आप कह रहे हो? हाँ, अच्छा, और पेटेंट हो गया कि कोई चीज हमारा है तो जब तक वो हमसे परमिटेड नहीं होता है उसको कोई और वो ब्रांडिंग यूज नहीं कर सकता। हाँ, और इसको मेरे अलावा कोई और अगर यूज करेगा तो उस पे चार्जेस लेंगे। तो उसे चार्ज गलत। पेटेंट आपकी डिस्कवरी पे होता है,
किस पे होता है? हाँ, ट्रेडमार्क और आईएसआई कुछ हद तक सही है, ये आप रजिस्टर करते हो। और कॉपीराइट आप अपने रिटन या अरे ऑडियो, मतलब ये जो गाने वगैरह आप बनाते हो, बुक्स छाप रहे हो, इस पे आपको कॉपीराइट मिलता है। मतलब आप इसकी कॉपी नहीं कर सकते हो। अगर कॉपी करना है तो आपको जिसका ये कॉपीराइट है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जो आजकल गाने का रीमिक्स चल रहा है ये आपके किसके अंडर आता है? कॉपीराइट एग्रीमेंट के अंदर आता है। बात करें ट्रेडमार्क की तो देखिए, अगर कंपनी आप किसी के उसमें थे ना, देखिए अगर कंपनी आपकी, मान लीजिए गोदरेज का एग्जांपल लेते हैं, उसका ट्रेडमार्क है कुछ ऐसा लोगो उसने बनाया है, ठीक। पेटेंट उसने कुछ ऐसा डिस्कवरी, देखिए डिस्कवरी आपकी तभी हो सकती है जब आपने कुछ यूनिक डिस्कवर किया। अब गोदरेज ने कुछ ऐसी यूनिक चीजें तो डिस्कवर नहीं की है ना, कि नहीं हमने अलमारी पहली बार बनाई है। अलमारी का कंसेप्ट तो पहले भी था, ताले का कंसेप्ट भी पहले ही था। ऐसा कुछ उसने यूनिक नहीं बनाया है। तो अगर उसने कुछ यूनिक नहीं बनाया है तो पेटेंट का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। बचा क्या? उसका ट्रेडमार्क, उसका लोगो। कंपनी दिवालिया हो गई, जिस भी कंपनी ने उसकी असेट्स वगैरह खरीदे हैं, अब उसको क्या करेगा? मान लीजिए उसने ये अलमारी खरीद ली, ठीक, अलमारी पे ये गोदरेज का जी लगा हुआ था, उसने क्या किया? इसको मिटा दिया, अपना कंपनी का एम लगा दिया, और ये अलमारी का 2 दरवाजे थे, उसने एक पल्ला उखाड़ दिया, अब एक दरवाजा का अलमारी हो गया। ये हो गया आपका। करना क्या है इसमें? थोड़े से एडिशन सब्सट्रैक्शन करके हाँ अपना ब्रांडिंग लगा दी। ये ब्रांडिंग आपकी बदल सकती है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी का जब दिवालिया निकल गया, उसने अपने आप को मार्केट में घोषित कर दिया कि अब वो कुछ भी पेमेंट करने के योग्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है ट्रेडमार्क की लिस्टिंग से भी वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हो तो आपको उसका पैसा देना पड़ता है, ईयरली बेसिस पे इसका पैसा देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और कोई सवाल? तो पेटेंट किसके लिए होता है? डिस्कवरी के लिए। ये किसके लिए होता है? लोगोस के लिए। कॉपीराइट सॉन्ग्स, बुक्स, कवर्स, जर्नल्स, राइटिंग्स, कुछ भी हो सकती है, शायरी वगैरह जो भी आप कर रहे हो उसका कॉपीराइट। ठीक, क्या बना रही थी? कुछ तो पढ़ा रही थी। अभी इसको खत्म हो गया। हाँ आप लोग लिख रहे थे, लिखिए लिखिए, लिख लिया अपने वर्ड में, लिख लिया। टाइम तो नहीं खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, बचा क्या है आपका? मैं आपको बता दूं, आपका जो बचा है वो आपके बचे हैं ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ठीक, थोड़ा सा पढ़ के आओगे ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ के आओगे। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं बताओगे तो कुछ नहीं, पहले डिफरेंस पढ़ के आओगे। अच्छा, एम, ऑब्जेक्टिव पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये आप पढ़ के आओगे। एम, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कल की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। ज्यादा नहीं बचा है, कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पॉइंट्स आपके फंक्शंस के जो पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो कल की क्लास को अटेंड जरूर करिएगा, आपसे कोई नहीं होगा। ठीक है, और एक रिवीजन ले लेते हैं। कहाँ का शुरू किया था हमने? ठीक, यहाँ से हमने अपना टॉपिक शुरू किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एकदम उसमें गए थे, संधि विच्छेद कर दिया था हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक, फिर हमने बताया था कि जो मैनेजमेंट के टर्म्स होते हैं, जो एक्रोनिम होता है वो क्या होता है, और वो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कैसे रिलेट होता है। फिर क्या था आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी। फिर था आपके एलिमेंट्स थे, एक बार स्लाइड देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। और फिर आपका स्कोप बताया था, 2 बेसिक स्कोप होते हैं। फिर पेमेंट और सेटलमेंट समझाया था। फिर आरबीआई समझाया था, ज़्यादा समझाया। फिर आपके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, और ये आपका कल का टॉपिक है। होमवर्क जो मैंने आपको दिया था वो आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू।